हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो उससे पहले तुम लोग चाकू फेंक के मारो तो बता देता हूँ कि 3 दिन से मेरे एग्जाम चल रहे थे भाई, इसलिए वीडियो नहीं आई है। और खुशी की बात यह है कि एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो हाँ आप वीडियो डाल सकते हैं। और वैसे 3 दिन से एपिसोड नहीं डाला है, तो उसके लिए एक रिकैप। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्रोकोडाइल को मारने के लिए इलाइट फोर्स आई थी, लेकिन इलाइट फोर्स हार गई। फिर जो चाका है उसने भी क्रोकोडाइल से लड़ाई करी, लेकिन चाका भी क्रोकोडाइल से हार गया। वो तो वक्त पे आने पे कोजा ने सब कुछ देख लिया और वीवी ने कोजा को सब कुछ सच बता दिया। और फिर कोजा और वीवी बाहर भागने लगे ताकि वो सब लोगों को सब कुछ सच बता सके और उनकी जान बचा सके क्रोकोडाइल के तोप वाले प्लान से। कोजा बाहर भी आ जाता है और वो रॉयल आर्मी को ये भी बता देता है कि हमको तुमसे लड़ाई नहीं करनी। और रॉयल आर्मी और कोजा मिलके सफेद झंडा दिखाते हैं रेबल आर्मी को, और कोजा के कहने पे और सफेद झंडा दिखाने पे रेबल आर्मी रुक जाती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक होने वाला था, लेकिन अचानक से कोई इंसान कोजा पे बहुत सारी गोली चला देता है। और आगे का देखते हैं इस एपिसोड में। तो एपिसोड का नाम है आखिर कौन सुनेगा वीवी की आवाज। और हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कोजा जो कि अपने सीने के अंदर गोली खा के जमीन पे गिर रहा है। वीवी अपने दोस्त कोजा को ऐसा देखती है और चिल्लाने लगती है। फिर उसे याद आती है बचपन के कोजा की कि कैसे उसने बोला था कि वो अल्बास्ता से बहुत प्यार करता है और वो अल्बास्ता के लिए अपनी जान भी दे सकता है। इधर रेबल आर्मी वाले अपने लीडर को इस तरह मरते हुए देख रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉयल आर्मी का वो सैनिक जिसने कोजा के ऊपर गोली चलाई है, असल में वो बारोक वर्ग का एक मेंबर है जो कि कोजा के ऊपर गोली चलाने के बाद भीड़ में खड़ा होकर हंस रहा है। तभी उससे रॉयल आर्मी का एक सैनिक है, वो चिल्ला के बोलता है कि आखिर तुमने कोजा के ऊपर गोली क्यों चलाई। इधर जो कोजा होता है उसका सफेद झंडा कोजा के ऊपर ही गिर चुका है और कोजा मरते मरते रॉयल आर्मी से बोलता है कि तुम्हें रेबल आर्मी से लड़ाई नहीं करनी है। रॉयल आर्मी कोजा की ये बात सुनती है और वो बोलती है ठीक है, हम रेबल आर्मी से लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक रेत का तूफान है, वो आ जाता है। सारे रेबल आर्मी वाले जो कि दूर खड़े हैं वो भी देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक रेत का तूफान आ गया है। और वीवी जो कि महल की छत पे खड़ी है वो भी देखती है कि वहाँ पे एक तूफान आ गया है, लेकिन वो समझ जाती है कि तूफान क्रोकोडाइल का है। तूफान में से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और अचानक से रॉयल आर्मी के एक सैनिक के ऊपर गोली चलती है। रॉयल आर्मी वाले समझ जाते हैं कि जो रेबल आर्मी वाले हैं वो अपनी औकात पे आ चुके हैं और वो उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। लेकिन इधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असली में जो बारोक वर्ग के मेंबर हैं वो दोनों आर्मी के ऊपर गोली चला रहे हैं ताकि वो दोनों को आपस में लड़वा सके। और वैसे भी इतना सारा तूफान आ चुका है तो किसी को पता नहीं लग रहा कि गोली कहाँ से चल रही है। और इधर रेबल आर्मी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके आदमियों को भी गोली लग चुकी है और वो समझते हैं कि ये गोली उनके ऊपर रॉयल आर्मी चला रही है। और रेबल आर्मी वाले अपने लोगों को ऐसा मरता हुआ देख के रॉयल आर्मी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस तरह रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी के बीच की लड़ाई है वो वापस चालू हो जाती है। और वीवी महल की छत पे खड़ी होकर चिल्ला रही होती है कि किसी की कोई गलती नहीं है, ये गोली तुमने नहीं चलाई। वीवी बोलती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही, आखिर कोई मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा। दूर से हमें अलुबारना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अलुबारना के अंदर क्रोकोडाइल का साया मंडरा रहा है और चारों तरफ रेत का तूफान है वो आ रहा है। इधर जो वीवी है वो बहुत परेशान है क्योंकि रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी की लड़ाई है वो वापस चालू हो चुकी है। वो बोलती है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और इधर जो अल्बास्ता का राजा है वो वीवी से बोलता है कि इधर से भाग जाओ वरना क्रोकोडाइल तुम्हें मार देगा। और जो वीवी होती है वो भगने से मना कर देती है और बोलती है कि एक ना एक दिन तो हमें इसका सामना करना था और वो दिन आ चुका है, इसने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। और वो क्रोकोडाइल के आगे आके खड़ी हो जाती है। पीछे से राजा चिल्लाता है कि तुम इसके आगे कुछ भी नहीं कर पाओगी। और तभी क्रोकोडाइल आता है और वीवी की गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठा देता है और बोलता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, आखिर तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो, इधर से भाग जाओ। वीवी चिल्ला के बोलती है कि तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे, मैं इधर की राजकुमारी हूँ। क्रोकोडाइल बोलता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में लड़ रही है और जैसे 4:30 बजेंगे उनके ऊपर तोप के गोले गिरेंगे और वो सारे लोग मर जाएंगे और तुम राजकुमारी होके भी अपने देशवासियों को नहीं बचा पाओगी। और वो वीवी की गर्दन पकड़ के उसे महल की छत से नीचे लटका देता है। ये देख के जो अल्बास्ता के राजा है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ क्रोकोडाइल, ऐसा मत करो। लेकिन क्रोकोडाइल राजा की एक नहीं सुनता और वीवी को ऐसे लटका के रखता है। वो वीवी से बोलता है कि तुम किसी को भी नहीं बचा पाई, तुम्हारे सारे लोग हैं वो मरने वाले हैं। और ये बात सुन के जो वीवी है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने कोजा के पापा से बोला था कि वो कोजा की जान बचाएगी और कोजा अभी अभी उसकी आंखों के सामने मर चुका है।
और क्रोकोडाइल ने जिस हाथ से वीवी की गर्दन पकड़ रखी थी, अचानक से वो उस हाथ को रेत में बना लेता है और वीवी इतने ऊंचे महल से नीचे गिरने लग जाती है और क्रोकोडाइल हंसने लग जाता है और बोलता है तुम किसी को भी नहीं बचा पाई। वीवी नीचे जमीन पे गिरते गिरते रो रही होती है और बोलती है कि तुमने सही कहा, मैं किसी को भी नहीं बचा पाई। वीवी को समझ में आ चुका है कि वो मरने वाली है क्योंकि वो इतने ऊंचे महल से गिर रही है और जमीन पे गिरते ही वो मर जाएगी। क्रोकोडाइल भी महल के ऊपर खड़े होकर हंस रहा होता है और अचानक से वो आसमान में कुछ देख लेता है और वो देखने से क्रोकोडाइल की हंसी एक बार में रुक जाती है। असल में वो देखता है कि आसमान से एक बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ ही आ रही है और जब वो चीज थोड़ी पास आती है तो पता लगता है कि वो तो लूफी है जो कि पैल के ऊपर बैठ के अलुबारना के महल की तरफ आ रहा है। क्रोकोडाइल लूफी को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलता है कि ये नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जो लूफी है वो चिल्लाता है क्रोकोडाइल मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो वीवी है जो कि महल से नीचे गिर रही होती है वो लूफी को देख के खुश हो जाती है कि वो जिंदा है और वो इधर आ चुका है। राजा भी आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर ये बच्चा है कौन। मिस ऑलसंडे उसको बताती है कि इसी ने राजकुमारी की जान बचाई है और उसको अल्बास्ता तक पहुंचाया है। और यहाँ पे जो पैल है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और लूफी और पैल मिलकर राजकुमारी को गिरने से नीचे बचा लेते हैं। क्रोकोडाइल लूफी को देख के बहुत ही हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ये जिंदा कैसे है। इधर लूफी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने राजकुमारी वीवी को नीचे गिरने से बचा लिया है और वीवी लूफी से बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। वीवी लूफी को बताती है कि रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में लड़ रहे हैं। मैंने उनको खूब आवाज लगाई लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। लूफी बोलता है कि रोने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली है और मैं इधर आ चुका हूँ। फिर लूफी पैल से बोलता है कि ये वक्त है अलुबारना के अंदर लैंड करने का। इधर हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बहुत सारे घाव लगे हुए हैं क्योंकि उसने मिस्टर वन से लड़ाई करी है और वो नामी को कंधे पे उठा के भाग रहा है वीवी को बचाने के लिए। जोरो बोलता है कि मेरे तुमसे भी ज्यादा घाव हैं और मैं तुमको लेके नहीं भाग सकता। नामी जोरो पे गुस्सा करती है और बोलती है कि मिस डबल फिंगर ने मेरे पैर के अंदर कांटा घुसाया था और मैं चल नहीं सकती। इधर लूफी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी और वीवी खड़े होके देख रहे हैं क्रोकोडाइल को महल के नीचे से। क्रोकोडाइल भी महल के ऊपर से लूफी को देखता है और वो सोचता है कि इसके घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए। लूफी चिल्ला के क्रोकोडाइल से बोलता है कि इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा और फिर जो लूफी होता है वो अपने हाथ बड़े करता है और महल के ऊपर पहुंचा देता है। पीछे से उसॉप, सांजी और चॉपर आ जाते हैं और चॉपर देखता है कि जो लूफी है वो जिंदा है। उसॉप बोलता है कि मेरे को पता था कि लूफी जिंदा है। सांजी उसॉप से बोलता है कि मैंने तुमको पहले बोला था कि लूफी उससे कभी भी नहीं हारेगा। तभी वहाँ पे नामी और जोरो वो भी आ जाते हैं और नामी आते ही उसॉप के डंडे से मारती है और बोलती है कि आखिर तुमने मेरे को कैसा हथियार बना के दिया है, इसमें काम के अटैक से ज्यादा फालतू के अटैक हैं। फिर वीवी वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं, इसका मतलब वो सारे लोग जिंदा हैं। वो सब लोग उसे बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सारे लोग बिल्कुल ठीक हो। लेकिन जो उसॉप होता है उसको डर लग रहा होता है क्योंकि रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी आपस में लड़ रही है और चारों तरफ तूफान भी आया हुआ है। वो चॉपर के सामने नाटक करने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरा सारा खजाना तू रख लेना, लगता है मेरे को मरना होगा। चॉपर बोलता है कि उसॉप की तो फिर से तबीयत खराब हो गई। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। तभी सारे लोगों की नजर जाती है लूफी पे। उसने अपने हाथ लंबे करके महल को पकड़ रखा है। वो लूफी से बोलते हैं कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। फिर लूफी अपने दोस्तों से बोलता है कि मेरे को माफ करना, पहली बारी में मैं क्रोकोडाइल से हार गया था लेकिन मैं महल के ऊपर जा रहा हूँ उसे हराने के लिए। जोरो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और उसे हरा के आओ। उसॉप भी खड़ा होता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा। लूफी देखता है कि उसके सारे दोस्त बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ और क्रोकोडाइल को हरा के आओ। लूफी ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है क्रोकोडाइल मैं आ रहा हूँ। फिर वो चला जाता है महल के ऊपर और जो क्रोकोडाइल है वो देखता है कि जो लूफी है वो उसकी तरफ ही आ रहा है। लूफी क्रोकोडाइल के पास आ जाता है और क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम जानते हो ना, तुम्हारे अटैक से मेरे पे कोई असर नहीं होगा। वो बोलता है कि लगता है तुम फिर से मेरे पास मरने के लिए आए हो। लूफी बोलता है कि वो तो अभी पता चल जाएगा और वो जोर से क्रोकोडाइल के मुंह पे एक पंच मारता है। इस बार जो लूफी का हाथ है वो क्रोकोडाइल की रेत से आर पार नहीं होता, उल्टा क्रोकोडाइल के पंच लग जाता है। क्रोकोडाइल के पंच इतना तेज लगता है कि क्रोकोडाइल के मुंह से खून आने लगता है। और ये सब देख के जो अल्बास्ता का राजा है वो बोलता है कि आखिर क्रोकोडाइल रेत में क्यों नहीं बदला, उसका शरीर तो पूरा रेत से बना है। तभी जो लूफी होता है वो क्रोकोडाइल के कंधे को पकड़ता है और एक टायर की तरह गोल गोल घूमने लग जाता है और फिर वो अपने सर से क्रोकोडाइल के सर पे वार करता है और क्रोकोडाइल इस अटैक से बहुत दूर जाके गिरता है। लूफी के इन अटैकों की वजह से जो क्रोकोडाइल है वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि याद करो जब तुमने मेरे अंदर अपना हुक घुसाया था, उस वक्त बूढ़े
आदमी का दिया हुआ पानी मेरे हाथों पे गिर गया था। और याद करो जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था और तुम्हारा हाथ रेत में नहीं बदला, और तब मेरे को पता चला था कि जब भी तुम पानी के कांटेक्ट में आते हो तो तुम रेत में नहीं बदल सकते। लूफी जो अपने पीछे टैंक भर के लेके आता है उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, जो कि समय समय पे आने पे लूफी अपने हाथ पे डालता रहता है। लूफी अपने हाथों को गीला करता है और बोलता है कि इन्हीं गीले हाथों से मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारी कमजोरी जान चुका हूँ, तुम्हारी कमजोरी है पानी, तुम पानी से बहुत डरते हो, यहाँ तक कि अल्बास्ता से तुमने उसकी बारिश तक छीन ली ताकि तुम बारिश में भीग के कमजोर ना पड़ जाओ। वो बोलता है कि लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कि